तो हो गया है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं मिशन 2 वाले सर, आज हम क्लास 10th का, कक्षा 10th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसके सभी महत्वपूर्ण सवालों को इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। देखिए, चलिए सबसे पहला सवाल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कई बार आपके वीकली टेस्ट में पूछा गया है और कई बार आपके फाइनल एग्जाम में ये पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे जो पहला सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है मैथ्सनी, ऑप्शन बी है मैटरनिक, ऑप्शन सी है बिस्मार्क, ऑप्शन डी है रूसो। ठीक है, तो ये जो कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये जो कथन है ये मैटरनिक का था। किसका ना था? तो मैटरनिक का। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? नेपोलियन को, दिदरो को, रूसो को या वाल्टेयर को? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत जो कहा जाता है वो रूसो को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, दिदरो या वाल्टेयर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए रूसो। ठीक है, सामाजिक उपबंध नामक का जो पुस्तक के जो राइटर थे, लेखक थे, वो रूसो ही थे। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कभी कभी आपके एग्जाम में सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा रहेगा। ठीक है, इसी का इंग्लिश होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा रूसो ही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्न लिखित में कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? भूमि, भवन, मानव की योग्यता, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक संसाधन अगर इसमें हम देखें तो आपका भूमि जो हो जाएगा ये आपका प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। ठीक है, और भवन तो हम लोग खुद से निर्मित करते हैं। ठीक है, ये एक मानव निर्मित हो जाएगा, ये कट जाएगा। मानव की योग्यता ये भी आपका प्राकृतिक में नहीं आ जाएगा। जो कि भूमि हो जाएगा, पवन हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश, ये सारे के सारे संसाधन क्या होंगे? प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स जिसको कहेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे डियर। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन ए है नवीकरणीय योग्य, जैव, प्रवाह, अनवीकरणीय योग्य। ठीक है, तो लौह अयस्क जो है ये अनवीकरणीय योग्य है। ठीक है, अनवीकरणीय, नवीकरणीय क्या है? देखो, नवीकरणीय योग्य संसाधन वैसे संसाधन, ठीक है, वैसा संसाधन जो हम एक बार प्रयोग अगर कर लेते हैं तो उसको फिर से हम पुनः उसको बना सकते हैं, तो उसको नवीकरणीय कह जाएंगे। जैसे पवन ऊर्जा क्या कभी खत्म होगा? नहीं, वो बार बार आपका जब तक पवन रहेगा, जब तक सांसें रहेगी, जब तक आप हवाएं रहेगी, तब तक ये पवन ऊर्जा को उत्पादन किया जा सकता है ना। सूर्य के प्रकाश, ये सारी चीजें, तो ये सब नवीकरणीय में आ जाएगा। लेकिन अनवीकरणीय वैसे संसाधन जो एक बार हम प्रयोग कर लेते तो उसको फिर से पुनः उपयोग नहीं कर सकते, पुनः नहीं बना सकते हैं, उसको हम अनवीकरणीय कहते हैं। जैसे लोहा या कोयला हो गया, कोयला भी अनवीकरणीय में आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे विश्व में जितने अभी अवेलेबल है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। वो खत्म हो जाएंगे तो वो फिर से हम फिर बना नहीं सकते। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे संसाधन है ना। खनिज हो गया, लवण हो गया, ये क्या बोलते हैं, तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारे अनवीकरणीय में आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं डियर। किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर में, गुजरात में, राजस्थान में, झारखंड में? तो यहाँ अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा गुजरात में काली मृदा पाई जाती है। नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है, तो वन, जल, पवन ऊर्जा, इनमें से सभी, तो इसमें तो आप देख सकते हैं सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का, है ना। वन भी हो जाएगा, जल भी हो, वन भी हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल, है ना। ये नवीकरणीय है ना, जब पेड़ पौधा लगाने स्टार्ट कर देंगे, जल जल पता है जल चक्र होता है ना। और पवन ऊर्जा ये भी आपको हम बता चुके थे नवीकरणीय में, तो इनमें से सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक है? बहुसंख्यक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा है, मतलब कि कौन सी भाषा बहुत सारे लोग बोलते हैं डियर, है ना। यह सवाल ऐसा आ सकता है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग किस अथवा भाषा का प्रयोग करते हैं? मतलब कि 80% लोग कौन सी भाषा को यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन है डच, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का डच, है ना। डच जो है 80% से लोग ज़्यादा बोलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पे हम लोग। बेल्जियम में कौन
बेल्जियम में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो देखिए बेल्जियम में ज़्यादा तो डच बोला जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ अगर देखें तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि ये सारी भाषाएं बोली जाती है वहाँ पर, लेकिन अधिकतर कौन सा बोला जाता है? तो ये डच भाषा बोला जाता है, ठीक है। और कौन कौन सी भाषा बोले, जैसे कि अगर आप लोग अगर अपने स्कूल में जाते हो तो वहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। इंग्लिश वाले टीचर इंग्लिश की भाषा बात करेंगे, है ना, और मान लो संस्कृत वाले संस्कृत में बात करेंगे, है ना। और लेकिन ज़्यादातर कौन सा भाषा बोला जाता है? तो हिंदी बोला जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। 1956 ईस्वी में श्रीलंका में किस भाषा को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया है? ठीक है, तो श्रीलंका में राजभाषा किसे 1956 में घोषित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा सिंहली, सिंहली भाषा को, है ना। नेक्स्ट सवाल। अच्छा, हमारे हमारे देश की राजभाषा क्या है डियर? ये आप मुझको कमेंट करके बताना, ठीक है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं, राष्ट्रभाषा हमारे देश की कुछ नहीं है, ठीक है। वो ऑफिशियल लैंग्वेज में हम लोग का इंग्लिश हिंदी रखा गया है, लेकिन उसे हम राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते हिंदी को, वो राजभाषा है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन फंसा सकता है कि हिंदी एक राजभाषा है या राष्ट्रभाषा, तो आप एकदम आंख बंद करके बोलना राजभाषा है। ये क्या है? ये राजभाषा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। परंपरागत ऊर्जा के दो कौन से नाम है? ठीक है, परंपरागत ऊर्जा के दो स्रोत का नाम लिखे, तो कोयला और पेट्रोलियम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव सवाल है मेरे डियर, याद रखना होगा आप लोगों को। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? इसके दो उदाहरण दे। तो नवीकरणीय संसाधन वे सभी संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते, वो एक बार प्रयोग करने के उपरांत उन्हें निश्चित समय में दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ये आप लोग को हम ऊपर ही बताए थे, ठीक है। जब इसको एक बार पुनः प्रयोग कर सकते हैं तो फिर इसको फिर से हम उसका कुछ समय के बाद इसको फिर से प्रयोग किए में लाया जा सकता है। इसी को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जल हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है डियर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा मेरे डियर, आप मुझको बताना आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बेझिझक डिसलाइक कर देना, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर बनता है, और शेयर शेयर कम से कम 5-5 बच्चों को करो, ठीक है। अगर हमारा तरीका अच्छा लग रहा है, हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है आपको, और आपको लग रहा है कि आप जैक बोर्ड के लिए स्पेशलिस्ट इसी तरीके से वीडियो लाते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे मेरे डियर, उतना ज़्यादा मैं अपडेट रहूँगा और आपको साथ में अपडेट रखूँगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पे, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, निरंकुशवाद ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है, ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, ठीक है। मतलब ऐसे सरकार जो मनमानी करता है, ठीक है, ये किसी का नहीं सुनता है, ठीक है, इस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे ही सरकार को हम लोग निरंकुशवाद संस्थान कहते हैं, ठीक है। जैसे हिटलर, नेपोलियन, ये सब था, है ना। आगे देखते हैं यहाँ पे, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं, मतलब ये जो कह देता था वही होता था, ठीक है। आगे सवाल देखते हैं हम लोग, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो मैजिनी, जियोसेपी मैजिनी, इसका पूरा नाम जो है जियोसेपी, है ना, जियोसेपी, जियोसेपी भी कभी कभी लिखा रहता है, जियोसेपी भी लिखा रहता है, आप याद रखना इतना ही, जियोसेपी मैजिनी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम, संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए यहाँ से सवाल आपके बनेंगे ही बनेंगे, याद रखना, यहाँ से सवाल एक ना एक आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आप याद रखना, संसाधनों को वर्गीकरण कैसे करते हैं, अलग कैसे करते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार में हम बांटते हैं। संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर कितने भाग में बांटते हैं? तो दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन सा डियर? तो ये एक जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, समाप्यता के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं? तो इसमें भी दो प्रकार के, एक नवीकरणीय योग्य, एक अनवीकरणीय योग्य, ठीक है। और स्वामित्व के आधार पर, तो स्वामित्व के आधार पर इसको हम तीन भाग में बांटते हैं, ठीक है, जो कि आपका पहला व्यक्तिगत, जो पर्सनल हो जाएगा, सामुदायिक, है ना, जो सोशल लोगों का हो जाएगा, सोसाइटी का हो जाएगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, जो नेशनल लेवल पे हो जाएगा। तो संसाधन को तीन रूप में हम लोग बांटते हैं, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, ऑनरशिप के आधार पर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट सवाल नहीं, सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक, विकास के स्तर के आधार पर। तो इसको भी हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, संभावी विकसित भंडार और संचित कोष, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ से आपके कुछ एक्स्ट्रा सवाल आप लोगों को करवा देते हैं ताकि आपका टेस्ट मस्त जाए, जबरदस्त जाए मेरे डियर, और साथ ही साथ आपके फाइनल एग्जाम का भी तैयारी जोरदार तरीके से हो, ठीक है। देखिए टेस्ट लेना तो है ही, ठीक है, इससे तो आपको 20 मार्क्स यहाँ से दिए जाएंगे आपके स्कूल से, आपके परफॉर्मेंस पे, ठीक है। लेकिन
आपको अगर अच्छा करना है तो आपको जितने मॉडल पेपर हमारे मिशन टू टीम के द्वारा करवाया जाता है उसे पूरा करेंगे। ठीक है, जितने भी सेट करवाए जाते हैं, सेट 1 सेट 2 जितने भी करवाए जाते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि बस हमारा सेट 2 से आ रहा है क्वेश्चन, सेट 3 से आ रहा है, सेट 1 से आ रहा है, बस नहीं देख के चले जाओ। ऐसा ना डियर, ऐसा मत करना। आपको पढ़ना है, ध्यान रखना, आपको पढ़ना है। आपको अगर पढ़ना है तो आपको करना होगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो जितना से ज़्यादा हो सकता है आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितने वीडियो आपके हमारे चैनल पे दिए गए हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे चैप्टर वाइज वगैरह की डाला हुआ है, बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन को देख सकते हो, वो भी डाला हुआ है। एक बार प्लेलिस्ट झांक कर तो देखो मेरे डियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पे, जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, काफ़ी है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। ज्वारीय ऊर्जा निम्नांकित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ये पुनः पूर्ति योग्य है डियर, याद रखना, ज्वारीय ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य है ना, इसे पुनः कर सकते हैं हम लोग। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नांकित में से कौन मुख्य कारण क्या है? तो गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का अधिक सिंचाई, है ना। पंजाब में भूमि का निम्नीकरण के कारण अधिक सिंचाई के कारण है। निम्नांकित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सोपानी सीढ़ी खेती, मतलब इस टाइप से। ठीक है, ऐसे 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 खेती किया जाता है ताकि इसका मिट्टी का कटाव बच सके। जी हाँ डियर, आप लोग ये मत सोचना कि क्यों किया जाता है ऐसा। मिट्टी का कटाव बच सके, पानी रुक सके, है ना। अब बताओ, ऐसे अगर रहेगा तो पानी एक को टिकेगा यहाँ बाबू। यहाँ पे अगर बारिश होगा तो सभी धीरे धीरे निकल जाएगा, जो पौधा जो जाया जाएगा वो भी धीरे धीरे बच जाएगा। इसलिए वहाँ पे सोपानी से खेती की जाती है। आप एक बार सोपानी खेती का गूगल में सर्च करके देख लेना कि कैसे किया जाता है सीढ़ीदार खेती, है ना। तो ये कहाँ पे किया जाता है डियर? ये किया जाता है आप लोगों का उत्तराखंड में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन यानी कि नेशनल रिसोर्स, मतलब कि जो सभी पूरे पूरे लोग, पूरे भारत के लोग इसको यूज कर सकते हैं? तो बाघ, बाघ तो एक स्पेसिफिक जगह का नाम है ना, जगह है। जल संसाधन, शमशान, भूमिचारण, शमशान भी एक, अगर हम देखें तो ये भी एक कोई स्पेसिफिक जगह का होगा। ठीक है, तो इसको पूरा विश्व तो नहीं करे, मतलब पूरा भारत तो नहीं करेगा डियर। जल संसाधन, जल संसाधन जो है पूरे भारत के लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये राष्ट्रीय संसाधन है, इसे रोक नहीं सकता कोई। उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है? तो उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी जलोढ़ मृदा है ना, जलोढ़ मृदी मिट्टी। इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय फिर से उपयोग में ला सकता है? तो ज्वारीय ऊर्जा अगर हम देखें इसमें तो आपका नवीकरणीय हो जाएगा। गैस आपका एक टाइम तक खत्म हो जाएगा, कोयला भी खत्म हो जाएगा, खनिज भी खत्म हो जाएगा, इसको पुनः हम बना नहीं सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल डियर, जोसेफे मैत्सनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जोसेफे मैत्सनी का जन्म जो हुआ था ये 1807 में जेनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? जेनेवा में। 1807 ईस्वी में जोसेफे मैत्सनी का जन्म हुआ था। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी यही किया था, है ना, बताए थे आप लोगों को हम। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। फ्रेडरिक सॉरियो कौन था? तो फ्रेडरिक सॉरियो कौन था डियर? तो ये था फ्रांसीसी चित्रकार था। कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार था। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था ये फ्रांस का सम्राट था, है ना, फ्रांस का सम्राट। आगे देखते हैं, कैरोल कोपिर्स्की कौन था? तो ये था आप लोगों का पोलिश राष्ट्रवादी था। आगे देखते हैं, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? ठीक है, तो ये इसका राइट हो जाएगा आप लोगों का कुस्तुमिनिया की संधि, है ना, कुस्तुमिनिया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाए। कुस्तुमिनिया की संधि जो था यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ था। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नांकित में से कौन सी महिला रूपक बनी? तो जर्मन में जर्मेनिया बना था। कौन बनी थी? तो जर्मेनिया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, बस कुछ ही सवाल बचे हैं डियर, थोड़ा पेशेंस बनाए रखेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे। श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का भाग कितना है? तो यहाँ तमिल में जो श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का जो भाग है ना, ये आप लोग का है 18%। कितना परसेंट है? 18%। निम्नांकित में से किस में सामुदायिक सरकार के प्रावधान है? तो सामुदायिक सरकार अगर देखें तो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार की प्रावधान है। आगे देखते हैं, कौन सी भाषाई समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? तो कौन सा भाषाई समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? तो ये आप लोग का होगा फ्रांसीसी भाषा। फ्रांसीसी भाषा हो जाएगा। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा लोग तुलनात्मक रूप से डैश से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। तो ये थे डच, है ना, डच थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल,
श्रीलंका में दो मुख्य जातीय गुट कौन कौन था? ठीक है, तो श्रीलंका में दो मुख्य जातीय गुट जो था ये आपको था सिंहली और तमिल था। ठीक है, लास्ट सवाल हम लोग करते हैं, है ना, और ये सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करके मुझको बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जातीय समूह के बेल्जियम में सबसे बड़ी आबादी है? तो इसमें आप लोग कमेंट करके मुझको बताओ बच्चों। ठीक है, कि फ्रेंच भाषी होगा, जर्मन भाषा होगा या डच भाषा होगा। चलिए 19 का आंसर आप लोग कमेंट करके मुझको बताना। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों ने ये क्वेश्चन को हम शायद करवा चुके हैं, थोड़ा दूसरी लैंग्वेज में करवाए थे। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा जो बेल्जियम में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी आबादी, ये आप लोग को हम बता चुके थे। ठीक है, तो ये था मेरे डियर आप लोग का महत्वपूर्ण सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और पसंद आए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर से ज़्यादा कर देंगे। चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और फिर आप लोगों से हम कोई नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और हाँ डियर, अगर आप तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ, तो हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है। हमारे ऐप में रेगुलर क्लासेस 7 बजे चलती है। ठीक है, 7 बजे चलती है, तो आप लोग क्लासेस पे ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से डाउनलोड करके आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना तैयारी को बेहतर कर सकते हैं मेरे लिए। चलिए आप लोगों से हम फिर से कोई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरा एप्लीकेशन का नाम है मिशन टू वाले सर। ठीक है, और उस पर आप डाउनलोड करेंगे और देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।